सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्यदा इनसाइड में। आज हम बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसमें पाठ्यचर्या में भाषा में हम पढ़ेंगे वाचन यानी कि रीडिंग। रीडिंग यानी कि वाचन, वाचन को पठन भी कहते हैं। सिंपल शब्दों में हम बात करें तो पठन का मतलब होता है कोई लिखित जो साक्ष्य है उसको किसी के सामने पढ़ना, या हम यूं कह सकते हैं जब हम लिखित बात है उसको स्वयं पढ़नी होती है, अथवा वो जो लिखित बात है उसको किसी को वह बात पढ़कर सुनानी पड़ती है। और उस बात को हम कैसे पढ़कर सुनाएं? एक तो उस बात को प्रवाहपूर्ण शुद्ध उच्चारण के साथ और मधुर वाणी में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। इस रीति से जो लिखित सामग्री का पढ़ना ही भाषा में वाचन कहलाता है। यानी वाचन क्या हुआ? जो लिखित सामग्री है उसको हम शुद्ध उच्चारण के साथ प्रवाहपूर्ण तरीके से उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उस पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? वाचन कहते हैं। और वाचन को क्या कहते हैं? पठन कहते हैं। अब इसी की एक परिभाषा है गेग के अनुसार। गेग ने कहा है शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण कर सकने की क्षमता वाचन है। यानी गेग कहते हैं कि शब्द जो हम बोलते हैं उसका हम उच्चारण अच्छे ढंग से प्रवाहपूर्ण और शुद्ध उच्चारण के साथ करें तो वो वाचन कहलाता है। यानी शब्दों का ठीक उच्चारण कर सकने की क्षमता क्या है? वाचन है। ये कहने वाले हैं गेग। वाचन के प्रमुख रूप यानी पठन के रूप कौन कौन से हैं? नंबर 1 सस्वर वाचन और नंबर 2 है मौन वाचन। देखिए, सस्वर वाचन इसके 3 रूप माने गए हैं। एक है आदर्श वाचन, दूसरा है अनुकरण वाचन और तीसरा है समवेत वाचन। इसको डिटेल से समझेंगे। अभी आपको ये देखना है कि वाचन के प्रमुख रूप 2 हैं। एक है सस्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। सस्वर वाचन 3 प्रकार के हैं: आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और समवेत वाचन। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है मौन वाचन। मौन वाचन मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। एक तो है गंभीर वाचन और दूसरा है त्वरित वाचन। अब हम बात करेंगे कि जो वाचन है उसका तो अर्थ हुआ शब्दों को ठीक उच्चारण कर सकने की क्षमता है, वो वाचन है। अब वाचन के हमने 2 रूप माने हैं, सस्वर और मौन वाचन। तो अभी हम पढ़ेंगे सस्वर वाचन। सस्वर वाचन यानी स्वर के साथ वाचन करना। देखिए, सस्वर का अर्थ हुआ तीव्रता से स्वर सहित पठन करना। पठन यानी वाचन करना। अनेक औपचारिक अवसरों पर व्याख्यान देते समय, हम वाद विवाद करते हैं उस समय, या गोष्ठियों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से करने के लिए वाचन का रूप प्रयुक्त होता है। यानी हम जब भी कोई वाचन करते हैं तो वाचन के कई रूप हो सकते हैं। जैसे व्याख्यान देते समय हम बोलते हैं, वाद विवाद करते समय हम वाचन का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा गोष्ठियों में अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से बताने के लिए हम वाचन करते हैं। शुद्ध जो प्रभावशाली वाचन होता है वो श्रोताओं पर विशिष्ट प्रभाव डालता है। यानी जो सुनने वाले हैं उन पर विशिष्ट प्रभाव डालता है। कौन सा वाचन? जो सस्वर वाचन है। या हम कह सकते हैं जो वाचन शुद्ध हो, प्रभावपूर्ण हो और उसमें जो वक्ता है, बोलने वाला है, उसका उच्चारण बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। यही नहीं, वक्ता का यानी जो बोलता है, वक्ता है बोलने वाला, यही नहीं वक्ता का अपना व्यक्तित्व भी निखर कर उठता है। यानी जो शुद्ध उच्चारण से अपनी भाषा को प्रभावशाली तरीके से बताता है तो वक्ता का जो व्यक्तित्व है वो भी निखर उठता है। किसी भी अवसर पर बातचीत करते समय जिसका वाचन अच्छा है वह अन्य किसी की अपेक्षा दूसरों को शीघ्र प्रभावित कर लेता है। यानी बोलने वाला अपनी बातों से अन्य को प्रभावित कर सकता है अगर उसका वाचन बहुत ही शुद्ध हो तो। सस्वर वाचन में बोलकर तेज आवाज में
पाठ के अनुसार आरोह अवरोह का वाचन करते हैं। यानी बोलने का जो तरीका है हमारा, कहीं हम रुके, कहीं हम तेज आवाज में जहां बोलना चाहिए वहां बोले, इस तरह से आरोह अवरोह का वाचन किया जाता है और करवाया जाता है। सहस्वर वाचन निम्न प्रकार के हो सकते हैं। यानी सहस्वर वाचन कितने प्रकार के हैं? निम्न प्रकार के, जो हमने 3 प्रकार लिए। उसमें पहला था आदर्श वाचन। सहस्वर वाचन का पहला जो पॉइंट है वो है आदर्श वाचन। इसमें इस वाचन के इस रूप में अध्यापक द्वारा, यानी जो अध्यापक पढ़ाता है विद्यार्थियों को, तो विद्यार्थियों के समक्ष प्रभावी रूप से पाठ का वाचन किया जाता है। यानी बोलने का जो तरीका है उसका, बच्चों के सामने पढ़ाने का, जो टीचर पढ़ा रहा है वो आदर्श वाचन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है वाचन। तो विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है जिसका वे अनुसरण करते हैं। अध्यापक द्वारा यह ध्यान रखा जाना चाहिए भी कि कोई त्रुटि ना हो, कि हम जो शब्द बोले उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, क्योंकि जो शिक्षक बोलता है बच्चे अनुकरण द्वारा उसको सीख जाते हैं। तो उनके द्वारा की गई त्रुटियां विद्यार्थियों द्वारा सदैव दोहराई जाती है। तो बोलने के लिए पहले हमें शुद्ध और प्रभावपूर्ण तरीके से बोलना चाहिए ताकि हमारी उसमें गलतियां ना हो, क्योंकि बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं, वो हमसे सीखते हैं। तो आदर्श वाचन वो हुआ जो कक्षा में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाते समय जो बोलकर वाचन किया जाता है वो है आदर्श वाचन। 2 नंबर पे आता है अनुकरण वाचन। सहस्वर वाचन का दूसरा जो रूप है वो है अनुकरण वाचन। अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन करने के उपरांत अध्यापक विद्यार्थियों से पाठ का अनुकरण करवाता है। अलग अलग विद्यार्थी से वो जो वाचन है वो पूर्ण करवाया जाता है, जिससे समस्त कक्षा को अनुकरण का अवसर प्राप्त हो सके। यानी जो शिक्षक है वो पाठ को पढ़ा रहा है, समझा रहा है, पहले जो पढ़ा रहा है खुद वाचन कर रहा है उसे बोला जाता है आदर्श वाचन। उसके बाद में पढ़ने के बाद में बच्चों से कहा जाता है कि आप पढ़िए इसी पाठ को। तो जब बच्चे उसी के अनुकरण द्वारा, यानी जो शिक्षक ने आदर्श वाचन किया है उन्हीं के अनुसार वो उस पाठ को, कविता को उस लेख के अनुसार से पढ़ता है। जो आदर्श वाचन किया है, सर ने किया है या शिक्षक ने पढ़ाया है, उसी तरह उसका अनुकरण करता है, तो वो हुआ अनुकरण वाचन। यानी विद्यार्थियों द्वारा सदैव जो कविता जिस रूप में पढ़ाई गई है, जिसमें ले या स्वर जैसे बोले गए हैं या जैसा उन्होंने उच्चारण किया है वैसे ही बच्चे करेंगे, तो बच्चे जो कर रहे हैं उसे बोला जाता है अनुकरण वाचन। तीसरा इसी का सहस्वर वाचन का रूप है, तीसरा वो है समवेत वाचन। यह वाचन सामूहिक रूप से करवाया जाता है, यानी सभी विद्यार्थियों से। कक्षा में अगर सारे विद्यार्थी एक साथ किसी पाठ को पढ़ रहे हैं तो वो है समवेत वाचन। सामान्य रूप से यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, छोटी कक्षाओं के लिए। इसमें उच्चारण करते समय एक ही स्वर रहना चाहिए, यानी जो उच्चारण कर रहे हैं उनमें सभी विद्यार्थियों का स्वर कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब हमने पढ़ा जो वाचन था शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण कर सकने की क्षमता क्या है? वाचन है, ऐसा कहने वाले थे गे। फिर हमने बात की वाचन 2 प्रकार के। नंबर 1 सहस्वर वाचन, दूसरा था मौन वाचन। तो हमने अभी एक पढ़ा सहस्वर वाचन, यानी स्वर सहित वाचन जो हो वो है सहस्वर वाचन। इसमें हमने पढ़ा नंबर 1 आदर्श वाचन, शिक्षक द्वारा जो पढ़ाया जाता है, जो बोला जाता है वो आदर्श वाचन। नंबर 2 हमने पढ़ा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन विद्यार्थियों द्वारा जो शिक्षक ने पढ़ाया है उसी रूप में उनको पढ़ के सामने बताना या उसी की तरह उन्होंने जो पढ़ा है उसको प्रेजेंट करना, अनुकरण वाचन। तीसरा हमने किया था समवेत वाचन। समवेत में जो कक्षा का वातावरण है वो स्वर में हो जाता है और हम ये कह सकते हैं कि सारे एक साथ उस चीज को दोहराते हैं। हम मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो एक कविता है
उसको सर ने पढ़ाया, या हम कह सकते हैं किसी गाने को गाया, या दोहे को उन्होंने गुनगुनाते हुए बताया। अब जो बताया है वो है शिक्षक द्वारा जो गाना गाया गया है, शिक्षक द्वारा जो कविता बोली गई है, तो वो है आदर्श वाचन। अब वैसा ही गाना या वैसी ही कविता बच्चे उस रूप में गाए, उस रूप में पढ़े, वो है अनुकरण वाचन। और अब कहा जाए कि अब एक नहीं, अब सारे एक साथ इसी गाने को, इसी कविता को एक साथ पढ़ा जाए, तो वो हो गया समवेत वाचन। इस तरह से हमने पढ़ा सहस्वर वाचन है, वो 3 तरह की, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और समवेत वाचन। अब हम पढ़ेंगे आगे सहस्वर वाचन की एक बार विशेषता और देख लेते हैं। शब्दों में ध्वनियों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि हमें ज्ञान होगा तभी हमें पता चलेगा इस शब्द का अर्थ क्या है। शब्दों का भी अर्थ ज्ञात होना, चयन का ढंग विविधता युक्त, हम जो पढ़ रहे हैं या हम सीख रहे हैं तो उसको बढ़ाने के, पढ़ने के तरीके भी अलग अलग तरह से हो। जैसे कहीं रुकना है तो वहां रुकना भी चाहिए, विराम चिन्ह का प्रयोग हो तो वहां रुकना भी चाहिए, कहीं हम आरोह है अवरोह से उसको ले के साथ बोलना भी चाहिए, और स्पष्टता का ज्ञान भी होना चाहिए। तो सहस्वर वाचन की ये प्रमुख विशेषता है। उसके बाद में सहस्वर वाचन संबंधी दोष। देखिए, शब्दों का ठीक प्रकार से न पहचानना, हम किसी चीज को, शब्दों को पहचानेंगे सही नहीं तो उसको हम पढ़ भी सही तरीके से नहीं सकते। नेत्रों की गति का ठीक ना होना, हमारे अगर नेत्र की गति ठीक नहीं है तो हम वाचन भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। अशुद्ध उच्चारण, हम जो बोल रहे हैं उनको बोलने का जो उच्चारण है वो भी हमारा अशुद्ध नहीं होना चाहिए, अशुद्ध हो गया तो ये दोष हो गए। वाचन के समय अर्थ न समझ पाना, ये भी सहस्वर वाचन संबंधी दोष होते हैं। और एक एक शब्द करके पढ़ना, जैसे मैंने पढ़ा प ढ न, ये एक तरह का दोष हो गया। इसको हमें पढ़ने का तरीका, ले, आरोह है अवरोह है, शुद्ध उच्चारण सभी तरह से आना चाहिए। इसके बाद में जो वाचन का दूसरा रूप है वो है मौन वाचन, यानी साइलेंट रीडिंग। अब मौन वाचन किसे कहते हैं? देखिए, लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए हुए हम शांतिपूर्ण पढ़े उस चीज को, या पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को मौन वाचन कहते हैं। यानी हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, हमारे कोई सामने कोई चीज है या कोई बुक हम पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते हुए हम उसको शांतिपूर्ण और मौन तरीके से, किसी को सामने बोल के नहीं पढ़ेंगे, उसको मन ही मन में पढ़ेंगे। तो ये मन में पढ़ना क्या है? मौन वाचन है। सामान्यतः कक्षा में मौन वाचन कब किया जाता है? आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन के बाद पूछे गए विचार विश्लेषण और यानी बोध प्रश्न होते उसके उपरांत कराया जाता है। मान लो हमने कोई एक पाठ पढ़ा, उसको हमने समझा, फिर मैंने कहा उस पाठ को आप किसी को दोबारा इसको पढ़े और मैं इनमें से आपसे प्रश्न पूछूंगा, तो बच्चे क्या है उसको गहराई से पढ़ेंगे और मौन रह के उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वो क्या है? मौन वाचन है। तो ये कब किया जाता है? आदर्श वाचन यानी शिक्षक के पढ़ाने के बाद में, अनुकरण वाचन यानी बच्चों के पढ़ने के बाद में, पूछे गए विचार विश्लेषण और बोध प्रश्नों के उपरांत ये मौन वाचन कराया जाता है। मौन वाचन विद्यार्थियों में एक तो चिंतनशीलता का विकास करता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जो हम मन में पढ़ेंगे तो बच्चे उसको थोड़ा सोचेंगे, दिमाग में लेंगे कि इसको पढ़ने का अर्थ क्या है और इसका अर्थ बनता क्या है। तो चिंतनशीलता का विकास होता है। मौन वाचन छोटे बच्चों के लिए उपयोगी, कम उपयोगी होता है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे मौन वाचन नहीं कर पाते। माध्यमिक स्तर पर अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा समझते नहीं हैं, तो उनको समझाने का होना चाहिए। लेकिन जो माध्यमिक स्तर से अधिक जो बच्चे आगे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं। मौन वाचन भी निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिए 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? नंबर 1 गंभीर वाचन, यानी इस वाचन में, गंभीर वाचन में क्या होता है? विद्यार्थी मौन रहते हुए मन ही मन में पाठ का गंभीरता पूर्वक यानी गहराई से वाचन करता है। यानी पढ़ने का जो तरीका है वो मन में है, लेकिन गंभीरता से यानी गहराई से उसको पढ़ेगा, तो वो वाचन है गंभीर वाचन। इस प्रकार के वाचन से विद्यार्थियों में एकाग्रता का विकास होता है। एकाग्रता जिसको हम बोलते हैं कि कम से कम जो लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह से समझ सके,
किसी और पे ध्यान न देके। तो एकाग्र होकर पढ़ने का जो तरीका है वो गंभीर वाचन है, जिसे बोला जाता है गहराई से पढ़ना, यानी एकाग्रचित होकर पढ़ना। इसके बाद में है मौन वाचन का दूसरा जो रूप है वो है त्वरित वाचन। त्वरित मतलब होता है जल्दी जल्दी पढ़ना। अब जल्दी जल्दी पढ़ने का विकास भी करना चाहिए बच्चों को, ताकि क्या है बच्चे इस चीज को पढ़ने के लिए, किसी पाठ को जल्दी भी पढ़ सके और साथ में उसको आत्मसात भी कर सके। तो त्वरित गति से यानी जल्दी से उसको पढ़ने के लिए कहा जाता है। इससे विद्यार्थियों को पठन जो गति है, यानी पढ़ने की गति है, वाचन की गति है, पठन की गति है, वो क्या है, उसका विकास होता है और तीव्रता से पाठ का पठन करता है और वह समझता भी है। क्योंकि मौन वाचन होता है इसलिए समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए। तो मौन वाचन दो प्रकार के, एक तो है गंभीर वाचन और दूसरा है त्वरित वाचन। मौन वाचन दो प्रकार के कौन कौन से? नंबर 1 गंभीर वाचन और दूसरा था त्वरित वाचन। गंभीर में क्या था? गंभीरता से, गहराई से उसको पढ़ना, गहराई से पढ़ना। ये गहराई से बड़ी कक्षाओं वाले विद्यार्थी पढ़ पाएंगे। तो गहराई से पढ़ना गंभीर वाचन है और त्वरित वाचन तीव्र गति से पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना। तो इस तरह से ये वाचन हो गया त्वरित वाचन। तो मौन वाचन दो प्रकार के, एक तो है गंभीर वाचन, एक त्वरित वाचन। अब हम बात करें कि सहस्वर वाचन जो हमने पढ़ा उसमें और मौन वाचन में अंतर क्या है। अभी जो हमने पढ़ा सहस्वर वाचन 3 प्रकार के, कौन कौन से? नंबर 1 था आदर्श वाचन, दूसरा था अनुकरण वाचन और तीसरा था संवेद वाचन। और इधर पढ़ा हमने मौन पठन, यानी मौन वाचन में हमने 2 तरह के पढ़े। नंबर 1 गंभीर वाचन और दूसरा था त्वरित वाचन। तो अब इन तीनों के साथ लेकर पढ़ना है। सहस्वर का बात है तो मतलब ये तीनों ही है, आदर्श वाचन भी है, अनुकरण वाचन भी है और संवेद वाचन भी है। और मौन पठन मतलब गंभीर वाचन भी है, त्वरित वाचन भी है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, सहस्वर वाचन है यह बोलकर किया जाता है, जबकि जो मौन वाचन है वो क्या, मौन रह के किया जाता है, यानी चुपचाप किया जाता है। ये एक अंतर हो गया। दूसरा, जो सहस्वर वाचन है उसमें कक्षा का जो वातावरण होता है वो स्वर में हो जाता है। क्योंकि देखिए, पहले शिक्षक पढ़ेगा, उसके बाद बच्चे उसका अनुकरण करेंगे, फिर उसके बाद में सभी एक साथ बोलेंगे, तो जो कक्षा का वातावरण है वो क्या हो जाएगा, स्वर में हो जाएगा। और जो मौन वाचन है इसमें कक्षा का वातावरण कैसा हो जाएगा, शांति में, क्योंकि वो शांत रह के गंभीर, या हम कह सकते हैं तीव्र गति से भी पढ़ रहे हैं तो भी क्या है, मौन रह के पढ़े रहे। तो मौन रह के पढ़ना, यानी वहां का वातावरण क्या हो जाएगा, कक्षा का शांति में हो जाएगा। फिर तीसरा इसमें जो अंतर है वो है सहस्वर वाचन, यानी इसमें उच्चारण शुद्धि के लिए किया जाता है। हम बोलते हैं तभी पता चलता है कि हमने सही बोला है या गलत बोला है, तो उच्चारण शुद्धि के लिए किया जाता है। जबकि यह जो मौन वाचन है वो सिर्फ विषय वस्तु के लिए किया जाता है। जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा सिलेबस है, उसके लिए ये किया जाता है, ताकि हम इसको आत्मसात कर सकें। ये जो सहस्वर वाचन है ये छोटी कक्षाओं के लिए, यानी चौथी कक्षा से 8वीं तक हम कह सकते हैं कि छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। कौन सा? सहस्वर वाचन। और जो मौन वाचन है वो उच्च कक्षाओं के लिए, जो 9वीं से 12वीं या आगे की जितनी भी बड़ी कक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये मौन वाचन उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद में सहस्वर वाचन है, उसको हम ध्यानपूर्वक सुनना अति आवश्यक मानते हैं, क्योंकि जब कोई बोल रहा है तो उसको सुनना भी बहुत अच्छी तरह से चाहिए। हम अगर हमें सुनाई अच्छी तरह से नहीं दी है तो हम उसका वाचन भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनना अति आवश्यक होता है। और इधर गहन विचारों को समझना आवश्यक है, क्योंकि हमने यहाँ मौन रह के उसके विचारों को आत्मसात करना है। तो ये मौन वाचन है वो विचारों को समझना आवश्यक माना जाता है इसमें। और सहस्वर वाचन में उच्चारण से अर्थ ग्रहण होता है। जब हम उच्चारण करते हैं उससे अर्थ ग्रहण होता है। और इसमें जो मौन वाचन में ये बिना उच्चारण के, यानी उच्चारण करना नहीं है ना, यहाँ क्या करना है, उसको पढ़ना है, समझना है, तो बिना उच्चारण के अर्थ ग्रहण करना होता है। इधर तो उच्चारण करना होता है सहस्वर वाचन में, मौन वाचन में उच्चारण नहीं, उसको गंभीरता से, गहराई से आत्मसात करना होता है। फिर सहस्वर वाचन, इसमें पढ़ने और समझने की गति है
वो न्यूनतम होती है, कम होती है, जबकि मौन वाचन में पढ़ने और समझने की गति तीव्र होती है। फिर इसमें बच्चा कम सीखता है, यानी सहस्वर वाचन में थोड़ा सा कम सीख पाता है, लेकिन इधर जो मौन वाचन है इसमें बच्चे भी बड़े हैं तो सीखने की क्षमता है वो भी क्या है, अधिक सीखता है, बच्चा अधिक सीख सकता है। मौन वाचन के उद्देश्य क्या है? जो हमारा मौन वाचन है तो पाठ्य विषय को कम से कम समय में, यानी कम से कम समय में पढ़कर समझने की क्षमता प्राप्त करना, यह है मौन वाचन का उद्देश्य। वाचन गति में भी तीव्रता लाना, यानी कई बार हम मौन रह के पढ़ते हैं तो उसको भी तीव्र गति से पढ़ना भी सीखें, तो तीव्रता लाना भी इसका काम है। इसके बाद में मनोरंजन अथवा अवकाश के क्षणों का उपयोग करना, जब हम फ्री हैं उस क्षणों का उपयोग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मौन रह के हमारा अच्छी तरह से कोई भी पाठ है उसको हम आत्मसात कर सकते हैं। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, हमारे जो शब्द भंडार है उसमें अगर हमें वृद्धि करना है तो हमें बहुत सारी किताबें, नॉवेल्स, उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे, तो इसके लिए भी ये मौन वाचन है वो अति आवश्यक है। छात्रों को लिखित सामग्री का विश्लेषण कर उसकी समीक्षा करने के लिए निपुण करना। देखिए, लिखित सामग्री है उसका विश्लेषण करना है, उसको बताना है कि इसको समझ के आपको बताइए कि इसमें आपने क्या सीखा, तो इस तरह का तभी कर पाएंगे जब हम उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर है छात्रों के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना, क्योंकि मौन रह के कोई न समझाए खुद समझे तो उसमें हमारा जो पढ़ने का तरीका है उसमें हम 100% खुद का लगाते हैं, तो ये भी अच्छा होता है कि रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में भाषा सीखने और विभिन्न ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति है उसका विकास करना, और छात्रों में किसी बात को स्वयं समझने के लिए, क्योंकि मौन वाचन है ही स्वयं समझने के लिए, तो स्वयं समझने के लिए बच्चों को प्रेरित करना भी मौन जो वाचन है उसका उद्देश्य है। इस तरह से मौन वाचन के निम्न उद्देश्य हमने पढ़े। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।